गाइस वेलकम बैक। तो लास्ट टाइम पे हम लोगों ने फ्रिक्शन स्टार्ट कर दिया था और इसकी काफ़ी कुछ जो एनालॉजी थी उन लोगों ने समझ ली थी कि फ्रिक्शन कितने टाइप का होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन, लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सारी चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। और कुछ इस तरह की बातों पर आके रुके थे कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है और जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट होता है उसमें से कौन सा ज़्यादा होता है। तो म्यू एस फिर जो आया था वो हमारा ज़्यादा था और जो काइनेटिक फ्रिक्शन था वो कांस्टेंट टर्म आ रहा था, बट जो स्टैटिक फ्रिक्शन था वो एडजस्टेबल था, अपने आप को जीरो से म्यू एस एन के बीच में वैरी कर पा रहा था। ठीक है ना, यहाँ तक अपन बातें कर चुके थे। अब इसी में आगे क्या और क्या बातें कर सकते हैं, देखो ध्यान से। लेट अस सपोज वो जो हमारा ब्लॉक था वो इस तरह से रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पे जो स्टैटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू एस है और जो काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो म्यू के है। ठीक भाई, अब देखो, मान लो हम लोगों ने इधर से कोई फोर्स लगाया एफ, ठीक, तो पीछे क्या लगेगा, फ्रिक्शन। ऑलराइट, और फ्रिक्शन की जो वैल्यू होगी, इफ ये बात करी थी हम लोगों ने कि अगर एफ की वैल्यू म्यू एस एन से छोटी है, जो फ्रिक्शन हम लगा रहे हैं उसकी वैल्यू म्यू एस एन से छोटी है, तो जो फ्रिक्शन होगा उसकी वैल्यू 0 से म्यू एस एन के बीच में लाई करेगी। ठीक है, ये हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन की जो लिमिट आई थी। और जो लिमिटिंग फ्रिक्शन था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है हमारा, म्यू एस एल के बराबर, सॉरी म्यू एस एन के बराबर। और जो हमने काइनेटिक फ्रिक्शन की बात की तो काइनेटिक फ्रिक्शन किसके बराबर आया था, म्यू के बराबर, म्यू के एन के बराबर। और जो म्यू एस था वो म्यू के से बड़ा होता है। ठीक भाई, अब देखो इसी में एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, जो हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लाइड फोर्स है, और जो फ्रिक्शन फोर्स उस अप्लाइड फोर्स के साथ वैरी कर रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एक बात हम जानते हैं कि अगर हम जो अप्लाइड फोर्स है उसको जीरो से म्यू एन तक वैरी कराएं, ठीक है ना, जीरो से म्यू एन तक वैरी कराएं, तो जो फ्रिक्शन है वो तो हमारा उसी तरह से लगता रहता है। जितना हमारा फ्रिक्शन फोर्स होगा उतना ही हमारा अप्लाइड फोर्स होगा, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा। कहाँ तक, म्यू एस एन तक। तो यानी बराबर बराबर दोनों स्ट्रेट लाइन में चलते रहते हैं, दोनों एक साथ बिल्कुल चलते हैं। ठीक है, मैक्सिमम पॉइंट पे जो फ्रिक्शन होता है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, और कितना होता है हमारा, उसकी वैल्यू कितनी है, देखो ये जो वैल्यू है ये हमारी होती है म्यू एस एन के बराबर। ठीक भाई, अब देखो जैसे ही हम फोर्स को म्यू एस एन से जरा सा बढ़ाते हैं तो होता क्या है, मैंने आपको बताया था कि जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो प्ले में आ जाता है। ठीक है ना, तो एक्चुअल में जो फ्रिक्शन की वैल्यू होती है वो थोड़ी सी घट जाती है। तो थोड़ी सी वैल्यू घटती है, थोड़ी सी वैल्यू घटती है, और उसके बाद फ्रिक्शन कांस्टेंट हो जाता है जो म्यू के एन होता है। तो ये वैल्यू कितनी है आपकी, ये वाली वैल्यू म्यू के एन। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स है इस वाले पॉइंट पर, इस वाले पॉइंट पर जो फोर्स है वो किसके बराबर है, इस वाले पॉइंट पर फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स दोनों आपस में बराबर है। ठीक है, तो जनरली ये ग्राफ आपने बुक्स वगैरह में देखा होगा। तो इसका सिंपल मतलब क्या होता है कि जो अप्लाइड फोर्स है उसके साथ में फ्रिक्शनल फोर्स किस तरह से वेरी कर रहा है। बात क्लियर, इसको नोट करो। अब इसमें आगे हम क्या बात करते हैं कि इसमें थोड़ी थोड़ी टर्मिनोलॉजी होती है, उसको जानने से पहले एक बात और जान लो आप कि अगर आपको क्वेश्चन में म्यू एस एन और म्यू के दिया गया है तब तो कोई दिक्कत नहीं, आप अलग अलग दोनों को सॉल्व कर लोगे। बट अगर केवल म्यू दिया गया है तो वही म्यू एस का काम करेगा और वही म्यू के का काम करेगा। ठीक है ना, अगर सिर्फ एक ही वैल्यू दी हुई है तो दैट विल बी म्यू एस एंड म्यू के बोथ। ठीक है, अब देखो इसमें अगली चीज है दैट इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। कोई खास बात नहीं, थोड़ी सी टर्मिनोलॉजी है, उसके अलावा कुछ नहीं। ठीक है ना, घर्षण कोण बोलते हैं इसको। ठीक है, तो होता क्या है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, देखो ध्यान से। मान लो ये हमारे पास एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू है, तो अगर म्यू दिया गया तो यही म्यू एस का भी काम करेगा और यही म्यू के का भी काम करेगा। ठीक भाई, इस पे जो नॉर्मल लग रहा है वो किस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, और जो फ्रिक्शन लगेगा वो किस तरफ लग रहा है, मान लो पीछे की तरफ। अप्लाइड फोर्स पे जो एक्सटर्नल फोर्स है इस तरफ अगर लग रहा है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की तरफ। ठीक भाई, इनका जो रिजल्टेंट आएगा वो कहाँ आएगा, कहीं बीच में आएगा, देखो। ठीक है ना, इस तरह से अपन बनाते हैं, यहां कहीं इसका रिजल्टेंट होगा। ठीक है, अब देखो
एंगल परिभाषा है, सिर्फ एक डिफिनीशन है एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, वो क्या होती है देखो, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन, ये जो आपका रिजल्टेंट है, ठीक है, तो एंगल बिटवीन आर एंड एन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल ऑफ फ्रिक्शन यानी जो घर्षण कोण है वो वह कोण होता है जो कि आर और एन के बीच में, जो रिजल्टेंट है हमारा एफ और एन का वो, और एन एक दूसरे के साथ बनाता है। तो मान लो अगर ये कोण हमारा थीटा है, तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पर कितना हो जाएगा, थीटा। तो इसकी वैल्यू किस तरह से निकालते हैं, देखो ध्यान से, अगर ये एफ है तो इसकी वैल्यू ये भी कितना होगा, एफ, ठीक है। मान जो एफ की मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, म्यू एन, कोई दिक्कत, तो tan थीटा यहाँ से निकालो, इस वाले ट्राइंगल में, इस वाले त्रिभुज में tan थीटा निकालो, क्या जाएगा, ये हमारा है परपेंडिकुलर, ये हमारा है बेस, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, बेस कितना हमारा नॉर्मल, कोई दिक्कत, ये हमारा f है और ये कितना हमारा n है, तो f की वैल्यू कितनी है, म्यू n, और n की वैल्यू तो n ही है, n ने n को मार दिया, tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, म्यू, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, tan इनवर्स म्यू, कोई दिक्कत। तो ये होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो कि tan इनवर्स म्यू के बराबर होता है, म्यू नहीं म्यू, क्या चीज, म्यू, tan इनवर्स म्यू। तो दिस इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या सीखा हमने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन इज द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट ऑफ फ्रिक्शन एंड नॉर्मल फोर्स, ठीक है ना। ये फ्रिक्शन और नॉर्मल का जो रिजल्टेंट होता है और जो नॉर्मल होता है आपस में एक दूसरे के साथ जो एंगल बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दैट्स ऑल, कोई दिक्कत, बता रहा हूं। अगली चीज जो है इसमें दैट इज एंगल ऑफ रिपोज, क्या चीज, एंगल ऑफ रिपोज। देखो ध्यान से, एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, एक एग्जांपल समझते हैं। तो हमारे पास क्या है, ये एक डब्बा एक प्लेन पर रखा हुआ है, ठीक है। मान लो मैंने क्या किया, इस प्लेन को यहाँ से अभी बिल्कुल ये आपका हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ठीक है, इसको मैंने क्या किया, इसका एंगल जो है वो बढ़ाना शुरू किया इस तरह से, क्या होगा देखना, अभी रुका हुआ है, ए फिसला, देखना फिर से देखना, रुका 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 हुआ फिसला, इस पर्टिकुलर एंगल पे आकर के ये फिसल गया। फिर से एक बार देखो, अब ये रुका हुआ है, ठीक है, अभी फिसल रहा है, अभी नहीं फिसल गया। तो जिस पर्टिकुलर एंगल पर आकर के ये फिसलने लगता है, किसी इंक्लाइन प्लेन पर अगर कोई एक ब्लॉक रखा हुआ है, वो ब्लॉक एक पर्टिकुलर एंगल पर फिसलने लगता है, उस पर्टिकुलर एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। कोई दिक्कत, देखो आगे। तो हमने क्या देखा कि हमारे पास ये मान लो एक इंक्लाइन प्लेन है थीटा डिग्री पर, और ये एक ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, m मास का है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू, कोई दिक्कत, इधर बना लेते हैं, ठीक भाई। नीचे क्या लग रहा होगा, mg, इधर क्या होगा, ये थीटा, तो mg cos थीटा, ऊपर नॉर्मल, डायरेक्शन थोड़ी तिरछी बनी है यहाँ पर, ठीक है, ठीक है, mg cos थीटा, इधर क्या है, mg sin थीटा, ठीक है, पीछे क्या है, फ्रिक्शन। तो एक बात अगर हम जानते हैं कि अगर ब्लॉक को चलना है, अगर ब्लॉक को चलना है तो जो फ्रिक्शन होगा वो mg sin थीटा के बराबर होना चाहिए, बराबर या उससे ज्यादा होना चाहिए, ठीक है ना। जो फ्रिक्शन है दैट शुड, सॉरी, जो mg sin थीटा है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स। और जब भी जो एक्सटर्नल फोर्स होता है वो फ्रिक्शन से ज्यादा होता है तो फ्रिक्शन अपनी लिमिटिंग वैल्यू को क्रॉस कर लेता है। तो लिमिटिंग वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है, म्यू, जो एफ एल होता है लिमिटिंग वैल्यू म्यू इंटू एन, और एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, नॉर्मल कितने हुए, एम जी कॉस थीटा। तो क्या आ गया, म्यू एम जी कॉस थीटा, लगा दो, एम जी साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत, mg ने mg को मार दिया, क्या बचा, cos थीटा उठा के इधर ले आओ, tan थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, या थीटा, इसको आप अल्फा दिखा लो क्योंकि अभी हम लोग थीटा एक को दिखा चुके थे, इसको आप अल्फा दिखा लो, कोई दिक्कत। तो अल्फा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू, सॉरी tan इनवर्स म्यू,
यानी एंगल ऑफ रिपोज भी क्या होता है हमारा tan इनवर्स म्यू, और जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन आया था वो भी कितना था tan इनवर्स म्यू। तो कभी कभी इस तरह से पूछ सकता है कि क्या दोनों बराबर होते हैं, तो हाँ जी बिल्कुल बराबर होते हैं, tan इनवर्स म्यू ही होते हैं दोनों, एंगल ऑफ रिपोज और एंगल ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पर भी आप थीटा की जगह अल्फा कर लो, कोई दिक्कत। तो ये था हमारा एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ रिपोज वो एंगल होता है जिस पर ब्लॉक जस्ट फिसलने लगता है, ठीक है ना, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, tan इनवर्स म्यू के बराबर। इसी में एक छोटी सी बात और कर लेते हैं इंक्लाइन प्लेन पर ही, कि यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी होगी। कभी कभी इस तरह से पूछ सकता है आपसे कि एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी, तो एक्सेलरेशन जो होगा हम जो लिखेंगे कि नेट फोर्स कितना है mg sin अल्फा, mg sin अल्फा माइनस फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना है हमारा, फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू कितनी होगी म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, मास 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 कैंसल आउट। तो यहाँ से एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ गई g sin अल्फा या g sin थीटा आप जिसमें भी लिखना चाहें, माइनस म्यू जी cos थीटा, सॉरी cos अल्फा यहाँ पर है, ठीक है। ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी इस तरह से भी सवाल बन सकता है, ठीक है ना, कि किस एक्सेलरेशन से वो नीचे आता है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता है तो याद करो g sin अल्फा से नीचे आता है, फ्रिक्शन आ गया तो ये टर्म ऐड हो जाएगा, इसकी वजह से एक्सेलरेशन घटा देगा वो, देखो ठीक है ना। पहले g sin थीटा होता है, लेकिन जब फ्रिक्शन आ गया तो म्यू जी cos थीटा उसको पीछे की तरफ अपोज करेगा, तो इस तरह से एक्सेलरेशन कम हो जाएगा फ्रिक्शन की वजह से। अगर फ्रिक्शन ना होता तो तेज एक्सेलरेशन से आता है, ठीक है। देखो एक चीज जान लो कि हम लोग जो भी जिस तरह से भी सिलेबस अपना कवर कर रहे हैं, हम लोग बेस्ट पॉसिबल तरीका अपना रहे हैं, ठीक है ना। ये नहीं कि हम लोग कुछ भी थोड़ा बहुत इधर उधर से पढ़ लिया, थोड़ा बहुत इधर से पढ़ लिया तो काम चला रहे हैं अपन। आप कहीं का भी मटेरियल उठा के देखें, आप किसी भी यूट्यूब चैनल का या किसी भी कोचिंग सेंटर का मटेरियल उठा के देखें, तो वहाँ से आपको यहाँ पे 20 ही मिलेगा, 19 नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। तो चीज़ें किस तरह से हमें एग्जामिनेशन में प्रेजेंट होने वाली हमें नहीं पता है, फ्यूचर हमने नहीं देखा है, ठीक है। तो हम लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं यहाँ पर, और आपका भी ये दायित्व बनता है कि आप भी अपना बेस्ट दें और रिजल्ट्स पे फोकस ना करें, अभी सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे फोकस करें। बात क्लियर है। अब देखो अगली चीज़ इसमें क्या है ये एक छोटी सी बात और करी जाती है कि मिनिमम फोर्स required to move a block, देखो ध्यान से, मान लो ये हमारा एक ब्लॉक रखा हुआ है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट म्यू है, मास m। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि इसको चलाने के लिए मिनिमम फोर्स कितना चाहिए, आप सोचेंगे अच्छा अगर हम म्यू एन के बराबर अगर जब तक फोर्स नहीं लगाएंगे तब तक ही नहीं चलेगा। हाँ ठीक भाई। दूसरी चीज़ ये कि जो मैक्सिमम फ्रिक्शन लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है दैट इज म्यू एम जी, यानी हमें म्यू एम जी के बराबर ही फोर्स लगाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मिनिमम फोर्स कितना आपके हिसाब से होगा, या मतलब जो भी होगा म्यू एम जी, दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, राइट। नोप, दिस इज रॉन्ग। अपन इससे कम में चला के दिखाएंगे इसको, देखो ध्यान से किस तरह से। हमने जो भी फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाया वो हमने इस डायरेक्शन में माना कि इस डायरेक्शन में अगर हम फोर्स लगा रहे हैं, और इस डायरेक्शन में क्या हमारा म्यू एम जी या म्यू एन, ठीक है। तो जब फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू एम जी से ज़्यादा हो जाएगी तभी चल पाएगा, ये कॉमन सेंस है हमारा। लेकिन ये किसने बोला कि फ्रिक्शन जो अप्लाइड फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में लगाना है? ये तो नहीं बोला गया है कि फोर्स जब इसी डायरेक्शन में लगाओ तभी ये मिनिमम फोर्स हमें निकालना है। उससे बोला आप किसी भी डायरेक्शन में निकालो लेकिन मिनिमम फोर्स बताओ। तो हमने मान लिया कि जो हम अप्लाइड फोर्स लगा रहे हैं वो कुछ इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं, इस तरफ को, ठीक है, यहां से थीटा डिग्री पर। कोई दिक्कत? ये हमारा एफ है। अब देखो अगर ये एफ है तो एफ का इधर कंपोनेंट क्या होगा, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या होगा, एफ साइन थीटा। इधर और भी क्या लगता है, नॉर्मल। इधर नीचे क्या है, एम जी। यहाँ तक कोई दिक्कत? ऊपर नीचे वाले जरा फोर्सेस बैलेंस करके नॉर्मल की वैल्यू निकालो। तो नॉर्मल प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी आ गई, एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत? तो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, म्यू एन होती है ना, तो म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। ऑलराइट। अब हमें क्या चाहिए, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड। तो मिनिमम यानी ये जो फोर्स लग रहा है
वो फ्रिक्शन से जस्ट ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो हमारा ब्लॉक चल पाएगा। यानी जो फोर्स लग रहा है एफ कॉस थीटा दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू दिस फ्रिक्शन म्यू एम जी माइनस एफ साइन थीटा। कोई दिक्कत? सॉल्व करो थोड़ा सा इसको। एफ कॉस थीटा इधर म्यू के साथ अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा म्यू एफ कॉस थीटा माइनस का, उसको उठा के इस तरफ ले आओ तो प्लस का हो जाएगा, तो प्लस एफ कॉमन ले लो दोनों में से, प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी। कोई दिक्कत? एफ की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? एम जी सॉरी म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। कोई दिक्कत? अब एक काम करो, यहाँ पर आप रूट के अंदर 1 प्लस म्यू, आपने 11th में कभी इस तरह के सवाल करे होंगे, तो यहाँ पर हम इसको बनाने की कोशिश करते हैं क्या, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला, ठीक है ना, अपॉन रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। इसका अगर हम डिवाइड करा रहे हैं तो उसका मल्टीप्लाई भी कराना पड़ेगा हमें, 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है ना। इसको कहीं और सॉल्व कर रहे हैं, देखो इधर कर रहा है, ऊपर कर रहा है इसको, ठीक है। देखो जैसे एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, एक ट्राइंगल आप इस तरह का कल्पना करो, एक ट्राइंगल आप इस तरह का कल्पना करो जिसमें ये एंगल अल्फा है, ठीक है, ये हमारा म्यू 1 है, ये म्यू है, तो ये कितना होगा 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? इसका हम कुछ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? साइन अल्फा की जो वैल्यू आएगी दैट शुड बी 1 बाई रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट है। और कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू बाई रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब देखो ध्यान से, यहाँ 1 बाई 1 प्लस म्यू स्क्वायर ये हमारी है साइन अल्फा की वैल्यू, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन अल्फा, तो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई साइन अल्फा कॉस थीटा, साइन अल्फा कॉस थीटा प्लस म्यू बाई 1 प्लस रूट के अंदर म्यू स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू है? कॉस अल्फा की, तो ये क्या हो गया कॉस अल्फा साइन थीटा, और मल्टीप्लाई में क्या चल रहा था? रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, करेक्ट है। एफ की वैल्यू, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई, ये वैल्यू क्या है आपकी? साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लिखा है, साइन अल्फा प्लस थीटा इंटू रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ठीक है। अगर मिनिमम फोर्स की बात करी जाए तो अगर ये क्वांटिटी में मिनिमम करनी तो साइन थीटा की वैल्यू मैक्सिमम करनी पड़ेगी। अगर साइन थीटा प्लस अल्फा की वैल्यू मैक्सिमम होगी तो अल्फा प्लस थीटा में कितना रखना पड़ेगा? अल्फा प्लस थीटा शुड बी 90 डिग्री, तभी ये वैल्यू 1 हो पाएगी। यानी अल्फा प्लस थीटा अगर 90 डिग्री है तो एफ जो होगा वो म्यू एम जी के बराबर, यानी यही मिनिमम फोर्स है। तो आप सिर्फ यहाँ पे डायरेक्ट इक्वल लगा दो, एफ चलो बना रहने दो भाई, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी बाई रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। दिस इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, जहां पर अल्फा प्लस थीटा की वैल्यू कितनी चाहिए? 90। अब देखो इस ट्रायंगल में आ जाओ, अगर ये थीटा है, ये 90, तो ये वाला एंगल अब कितना हो जाएगा? थीटा, क्योंकि अल्फा प्लस थीटा कितना होना चाहिए? 90 के बराबर। अब देखो यहाँ से हमें अगर देखा जाए तो थीटा की वैल्यू अगर हम इस ट्रायंगल से निकालें तो tan थीटा का काम करो, यहाँ से निकालो, tan थीटा अगर हम कैलकुलेट करें तो आएगा म्यू बाई 1 म्यू, ठीक है ना। और थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? tan इनवर्स म्यू। इसका मतलब ये है कि जो मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड है किसी ब्लॉक को चलाने के लिए दैट इज म्यू एम जी बाई रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर, और कितने एंगल पर यहां से लगाना है दैट इज tan इनवर्स म्यू। कोई दिक्कत यहां तक? तो अगर आपसे डायरेक्ट कोई बोल दे एकदम से सडनली आपसे कोई पूछ दे कि व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव अ ब्लॉक, आपके मुंह से म्यू एम जी नहीं निकलना चाहिए, आपके मुंह से कितना निकलना चाहिए? कहाँ गया करके म्यू एम जी बाई रूट के अंदर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। तो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो जो फ्रिक्शन का थ्योरी वाला पूरा पार्ट था ये हमने ख़त्म कर लिया है, और अब हम लोग सिर्फ इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जो भी इसमें थ्योरी थी वो सारी की सारी आपके, मतलब आप इतना समझ लो कि आप एनडीए का पेपर अगर उठा लो, या कोई भी आप एनडीए नेवी वगैरह कोई भी पेपर उठा लो, उसमें से आप ये प्रैक्टिस से कुछ भी उठा लो, उसमें से अभी तक जितना पढ़ा है इसी में से आपका कोई क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। बात समझ आ रही है ना? मतलब कुल मिला के फ्रिक्शन कंप्लीट हो गया एक तरह से आपके लिए। अब बचा क्या? अपनी मन की शांति के लिए हम लोग प्रैक्टिस करेंगे सिर्फ, ठीक है ना। प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग प्रैक्टिस सेशन करने वाले हैं, तो ये रिवाइज करके आना है आपको। और चलो बस यही बात थी।
अब मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।